बहुत बहुत स्वागत है दर्शकों। सन 1951 में आई राज कपूर नरगिस की फिल्म आवारा के गाने तो आपने सुने ही होंगे। इस फिल्म में कुल 10 गाने थे, उसमें से कई गीत आपको याद भी होंगे। कोई गाना याद आ रहा आपको? हम समझ गए। इस समय जो गीत आप गुनगुना रहे हैं वो है आवारा हूँ या गर्दिश में हूँ, आसमान का तारा हूँ, आवारा हूँ। लेकिन हम इस गाने की बात नहीं कर रहे हैं। इस फिल्म के गीतों ने रूस के लोगों को दीवाना बना दिया था। 1950 तक दूसरा विश्व युद्ध खत्म हो चुका था। भारत को अंग्रेजों से आज़ादी मिल गई थी और रूस को स्टालिन की तानाशाही से। हालांकि दोनों ही देशों की अर्थव्यवस्था बुरे हाल में थी और जनता बुरे दिनों से जूझ रही थी। रूस में उस समय तक फिल्म इंडस्ट्री फिर से पूरी तरह से खड़ी नहीं हो पाई थी, पर भारत में फिल्में बनना जारी था। भारत के फिल्म निर्माता दो भागों में बटे हुए थे। एक खेमा मौजूदा हालत की सच्चाई दिखा रहा था, तो दूसरा ऐसी फिल्में बना रहा था जिसे देखकर कुछ वक्त के लिए लोग अपने दुख भूल जाएं। तो आज के प्रोग्राम में भी हम कुछ ऐसी घटनाएं आपके सामने रखेंगे जो मौजूदा हालत की सच्चाई भी बताएगी और साथ ही कुछ समय के लिए आपका मनोरंजन भी हो जाएगा, क्योंकि मीडिया का काम अब बस यही रह गया है और इसलिए हम भी बात करते हैं मेन मुद्दों से हटकर। अच्छा, आज कोई पहेली बूझने वाला खेल नहीं खेलेंगे, लेकिन आप गूगल तो खोल लीजिए, क्योंकि आवारा फिल्म के सारे गानों को अपने सामने रख लीजिए। दरअसल पिछले कुछ दिनों में जो घटनाएं घटी हैं कुछ ऐसी हुई है कि हमको राज कपूर की फिल्म आवारा के सारे गाने याद आ गए। चलिए एक एक घटना लेते हैं और उस पर एक एक गाना। आपको याद नहीं होगा, लेकिन दम भर जो उधर मुंह फेरे, दम भर जो उधर मुंह फेरे, ओ चंदा मैं उनसे प्यार कर लूंगा, नजरें दो चार कर लूंगा। मतलब साफ है कि नजर हटी और दुर्घटना घटी। ऐसा ही कुछ हुआ है बिहार में। ईडी का ध्यान, मेरा मतलब है कि बीजेपी का ध्यान थोड़ा सा दम भर के लिए साइड हो गया। झारखंड बंगाल की तरफ क्या हो गया, इधर बिहार में उनके पार्टनर ने दूसरी पार्टी से प्यार कर लिया। और सिर्फ प्यार ही नहीं, 24 घंटे में वक्त बदल गया, जज्बात बदल गया, एकदम से सरकार बदल गई। सारे प्रेमी जोड़े डर गए, अलर्ट हो गए और 24 घंटे अपने पार्टनर पर वॉच रखने लगे, कहीं ऐसा ना हो कि कोई और ले उड़े। वैसे भी आजकल कुछ भी होने लगा है। एक अखबार में छपी लंदन की एक खबर के मुताबिक क्रोएशिया में एक अजीब मामला सामने आया है। यहाँ रहने वाली एक महिला ने पति से तलाक के बाद दूसरी शादी किसी इंसान से नहीं बल्कि एक मादा कुत्ते से कर ली है। इस अजीबोगरीब शादी को धूमधाम से संपन्न किया गया और ख़ास बात यह भी है कि इस शादी में करीब 200 लोगों ने हिस्सा भी लिया। 47 साल की अमांडा रोजर्स का कहना है कि वह अपनी मादा कुत्ते से शादी करके बेहद खुश है। वैसे कौन किसके साथ एडजस्ट और कंफर्ट होगा कुछ कहा नहीं जा सकता। हाल ही में महाराष्ट्र की सरकार भी कुछ ऐसे ही बदली थी, लेकिन उसमें थोड़ा समय लगा था। लेकिन बिहार में तो हद से ज़्यादा फास्ट बदलाव हुआ। एक दिन में सब कुछ बदल गया। सबसे ज़्यादा शौक थे शहनवाज, जो दिल्ली में थे और पत्रकारों से कह रहे थे कि अभी पटना जा रहा हूँ। इसके बाद शाहनवाज हुसैन ने कहा कि जब मैं जहाज में बैठा तो प्रदेश के उद्योग मंत्री के तौर पर बैठा था, लेकिन जब लैंड किया तो पता चला कि मंत्री ही नहीं हूँ, सरकार ही बदल गई। बाद में जब मैं कार्यक्रम से बाहर निकला तो पता लगा कि अब कोई बैठक हो रही है। फिर मैं जहाज में बैठ गया, टेक ऑफ किया तो बिहार के उद्योग मंत्री के तौर पर, और लैंड किया तो पता लगा मैं उद्योग मंत्री नहीं हूँ, सरकार ही बदल गई। सोशल मीडिया पर उनके इस वीडियो के अलग अलग मीम्स भी बन रहे हैं, लोग मजाक उड़ा रहे हैं। दरअसल शाहनवाज हुसैन दिल्ली में थे, वह यहाँ बतौर बिहार के उद्योग मंत्री एक कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए गए थे, लेकिन बाद में उन्हें पता चला कि उनका मंत्रालय ही भंग हो गया है। लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा फजीती हुई हमारे गोदी मीडिया के लोगों की। समझ में ही नहीं आ रहा था कि क्या सवाल करें, किस हेडलाइन से प्रोग्राम चलाएं। एक ने चला दिया कि बिहार में फिर जंगल राज। फिर का मतलब अभी अभी जो था उसको भी गिन लिया क्या, या उससे पहले वाले को गिन लिया? क्योंकि राजा तो तीनों बार नहीं बदला, कल आज और कल सभी में प्रमुख तो नीतीश ही है। ऐसा नहीं कि बीजेपी के अलायंस वाली नीतीश सरकार में क्राइम बंद हो गया था, तब मीडिया उनको प्रमुखता से नहीं बल्कि अंदर के पन्नों पर छापता था।
अब जंगल राज को परिभाषित करने हो सकता है प्रमुखता से छापने लगे। एक अखबार ने बाकायदा ये भी बताया कि अपराधों ने फिर से डराया, और सिर्फ अखबार ही नहीं बल्कि बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा भी न्यूज एंकर बन के क्राइम समाचार पढ़ने लगे। देख लीजिए। 11 अगस्त को ठीक उसी प्रकार एक और पत्रकार की गोपालगंज में हत्या कर दी गई और 11 ही अगस्त को बेतिया के रुदल प्रसाद बरनवाल जी, जो कि एक पुजारी थे राम जानकी मंदिर के, किस प्रकार से गला काट करके, गला रेत करके उन्हें मार दिया गया और उनका जो कटा हुआ गला था वो कहीं और मिला। 11 अगस्त को किस प्रकार पटना टोयोटा कार शोरूम में एक बहुत बड़ी लूट की खबर हुई, यह भी आप जानते हैं। और 11 ही अगस्त को किस प्रकार छपरा में जहरीली शराब के सेवन के कारण 6 लोग मृत्यु को प्राप्त हुए। छपरा में इससे पहले 13 लोगों की मृत्यु हुई थी, या यूं कह लीजिए जहरीली शराब के कारण 13 लोगों की हत्या हुई थी। और आदरणीय नीतीश कुमार जी के खुद गृह क्षेत्र नालंदा में 10 लोगों की मौत हुई थी। अच्छा, इस बीच एक खबर वायरल होने लगी। बिहार के सिवान में लूटपाट का एक अनोखा मामला सामने आया। इस घटना में डकैतों ने पहले मोदी मोदी का नारा लगा के घर का दरवाजा खुलवाया, उसके बाद लूटपाट कर ली। डकैत यही नहीं थमे, उन्होंने विरोध करने पर घर वालों की जम के धुनाई भी कर दी। बाद में पता चला कि ये खबर 2019 की है, लेकिन दूसरे राज्यों के अपराधों की खबरें अंदर के पन्नों पर ही हैं। जैसे कि अयोध्या में अवैध प्लॉटिंग करके बेचने वालों में वहां के बीजेपी मेयर और विधायकों के नाम भी शामिल है। उधर गाजियाबाद में एक महंत ने पुलिस वालों को जलाकर मारने की कोशिश की। मध्य प्रदेश में एक मिर्ची बाबा ने संतान प्राप्ति की इच्छुक महिला से बलात्कार करके ये कहा कि अब तुम्हें गोल मटोल बेटा पैदा होगा। ऐसा ही नहीं, सिर्फ आम लोग ही इन तांत्रिकों के चक्कर में पड़ते हैं। पिछले दिनों मध्य प्रदेश के गृह मंत्री भी एक ऐसे ही बाबा के दरबार में नजर आए थे। भूत भगाने के नाम पर हत्या करने वाले महाराष्ट्र के तांत्रिक का राजनेताओं से मिलना जुला भी एक अखबार की खबर में नजर आया। बहरहाल हम बात कर रहे थे बिहार में अचानक संवेदनशील हुए मीडिया की, क्योंकि मीडिया अब ज्यादा संवेदनशील नजर आ रहा है। एक चैनल की एंकर रिपोर्टिंग करने पटना पहुंची तो बिहारी लोग उनको चोर चोर गो बैक के नारे लगाने लगे। एंकर ने दिल्ली फोन लगाया, ए जी गाली दे रहा है कोई। उधर से आवाज आई, क्या बोल रहा है? तो इधर से बहन एंकर को बिहारियों ने कुछ ही बोलने नहीं दिया। वो चुपचाप माइक पकड़े बेचारी पुलिस बैरिकेड से टिक गई, बिल्कुल शांत, बिल्कुल अकेली, कोई साथ नहीं था। ऐसे में आवारा फिल्म का एक और गाना याद आ गया, तेरे बिना आ गई ये चांदनी तू आ जा, तेरे बगैर बेसुरी बांसुरी दर्द की रागिनी तू आ जा। मामला सैड हो गया। उधर आरजेडी हाउस में नीतीश जी का स्वागत हो रहा था, माहौल हैप्पी हो रहा था। नीतीश कुमार की अपने महागठबंधन में घर वापसी हो गई थी। राज्यपाल को सौंपने के लिए नई सरकार के गठन का पत्र तैयार हो रहा था और पार्टी गा रही थी आवारा फिल्म का वो मशहूर नगमा जिसे लिखा शैलेंद्र ने और संगीत से संवारा शंकर जयकिशन ने, पर्दे पर नरगिस दत्त और आवाज लता मंगेशकर की। घर आया मेरा परदेसी, प्यास बुझी मेरे अखियन की। इस गाने का एक अंतरा है, अब दिल तोड़ के मत जाना, रोती छोड़ के मत जाना, कसम तुझे मेरे आंसुअन की, घर आया मेरा परदेसी। महागठबंधन नेताओं ने पहले ही गिनती का पूरा हिसाब लगा रखा था। तुरंत ही विधायकों के समर्थन का लेटर लेकर राजभवन पहुंच गए। राज्यपाल महोदय ने भी उन्हें सरकार बनाने का आमंत्रण दे दिया और अगले ही दिन समय शपथ के लिए तय भी हो गया। ये सब इतनी जल्दी हुआ कि विधायकों को भी विश्वास ही नहीं हुआ। जबकि मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में ऑपरेशन लोटस से जब सरकार बदली जा रही थी तब करीब एक महीने तक ड्रामा चलता रहा था। विधायकों को पहले गुवाहाटी ले जाया गया, फिर वहां से बताया गया कि सब मजे में हैं। विधायकों के डांस वाले वीडियो वायरल किए गए। ये मस्ती मजा देखकर और भी विधायक आकर्षित होने लगे। 1 2 3 करते करते संख्या बढ़ने लगी। तब आवारा फिल्म का एक और गाना याद आ गया, 1 2 3 आजा मौसम है रंगीन,
1 2 3 आजा मौसम है रंगीन, रात को छुप छुप के मिलना, दुनिया समझे पाप रे बाप रे, 1 2 3। तब सरकार बदलने वाले विधायक गुवाहाटी गोवा रिसोर्ट में कई दिनों तक मज़े करते रहे, लेकिन बिहार में इन सब के बिना ही सब बदल गया। 5 स्टार होटलों और रिसोर्ट मालिकों में बड़ी निराशा है। सब पूछ रहे हैं कि ये कौन सा तरीका हुआ भाई सरकार बदलने का। सरकार बदलते ही ज़्यादा संवेदनशील दिखे हमारे गोदी पत्रकार। अचानक उन्हें बिहार के युवाओं की चिंता भी सताने लगी। शपथ के बाद हॉल से निकलते ही सबसे पहले ये सवाल पूछा कि 10 लाख रोजगार आप कैसे दोगे। मेरी आंखें तो भर आई। हमारे गोदी भाइयों की इस संवेदनशीलता पर जो सवाल 8 साल तक उन्होंने मोदी सरकार से कभी नहीं पूछा, वो सवाल ऑपरेशन लोटल से बदली हुई तमाम राज्य सरकारों से कभी नहीं पूछ पाए, उस पर बिहार में तुरंत जवाब चाहते हमारे पत्रकारों को सलाम करने का मन हुआ। अब तक 10 लाख लोगों को नौकरी ये देंगे। हमारी उपलब्धि है ना कि हिंदू मुसलमान की बातों से अब रोजगार के सवाल पे बहस हो रही है। और आपको भी हम धन्यवाद देते कि जो लोग सोए हुए थे, रोजगार की बातें नहीं पूछा करते थे, चर्चा नहीं होता था, वो पत्रकार मीडिया भी जाग चुकी है। अब तो ये उपलब्धि है ना। अरे भाजपा वाले लोग थोड़ी ना जो है वादा पूरा करेंगे, वादा तो हम लोग पूरा करेंगे। और ये जो एड़ी अलगा करके जो पूछ रहे हैं कि 10 लाख कब देंगे, तो आज तो मुख्यमंत्री जी ने इसके बारे में आप लोगों के समक्ष बात तो रखी है अपनी, लेकिन इनसे भी ज़रा पूछो कि 2 करोड़ का क्या हुआ। और ये लोग 2 साल लगभग सत्ता में रहे, इन लोगों ने, भाजपा के लोगों ने 19 लाख में से 19 रोजगार भी दिया क्या, नौकरियां दी क्या? चलो काम की बात कभी तो इन्होंने पूछी। इतना ही नहीं, अगले दिन महागठबंधन के दूसरे दलों को पकड़ कर ये पूछते नजर आए कि मंत्रिमंडल का गठन कब होगा। ये अलग बात है कि ऑपरेशन लोटस से बनी बीजेपी की शिंदे गुट की सरकार से 1.5 महीने तक ये मंत्रिमंडल विस्तार पर कुछ भी नहीं पूछ पाए। 1.5 महीने बाद भी बड़ी मुश्किल से 18 मंत्री बने, जिनको अभी तक सही तरीके से विभाग भी नहीं मिल पाए। क्षेत्र में ध्वजारोहण के लिए भी टेम्परेरी व्यवस्था करनी पड़ी। और रही क्राइम की बात, तो उद्धव सरकार के जिन मंत्रियों विधायकों के खिलाफ क्राइम के सबूतों का जखीरा हमारे बीजेपी नेता किरीट सोमैया के पास था, उन सभी आरोपी नेताओं को बीजेपी शिंदे गुट ने मंत्री बना दिया। पता है पाटिल, सबसे बड़ी दिक्कत तो किरीट सोमैया की हो गई है। आखिर बोले तो बोले क्या? संजय राठौड़ की हकाल पट्टी नहीं, गिरफ्तारी होनी चाहिए। पूजा चव्हाण की आत्महत्या नहीं, हत्या है। संजय राठौड़ इसके लिए जिम्मेदार है। मुख्यमंत्री उद्धव जी ठाकरे क्या शरद पवार के संदेशा की इंतजार कर रहे हैं? खैर, हम बात कर रहे थे बिहार के पत्रकारों की संवेदनशीलता की। एक गोदी पत्रकार बहन ने तो हद ही कर दी। कांग्रेस के विधायक को पूछने के बजाय ये बताने लगी कि कम से कम आप 4 मंत्री पद की डिमांड तो करेंगे ना, होम मिनिस्टर पद तो आपकी पार्टी को ही मिलना चाहिए। विधायक ने कहा देखते हैं, तो बहन ने ब्रेकिंग न्यूज चला दी। महागठबंधन में अभी से दरार दिखने लगी। पत्रकार दिलीप मंडल लिखते हैं कि मीडिया ने कल नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव में झगड़ा लगाने की मंथरा चाल चली। शपथ लेने के 5 घंटे के अंदर बिहार में इस बात पर ओपिनियन पोल करा दिया कि बिहारियों को कौन सा सीएम पसंद है। सबसे मजेदार बात यह है कि यह सवाल ओबीसी और दलित से पूछा, पर सवर्णों से नहीं पूछा। एक चैनल से दूसरे चैनल में स्थानांतरित हुए पत्रकार भी गरीबों की पीड़ा समझाने लगे। बताया कि बिहार में गरीबी रेखा से नीचे जीवन जीने वालों का आंकड़ा कितना बड़ा है। ऐसा नहीं कि पीड़ा सिर्फ मीडिया की नजरों में ही नजर आ रहा था, बल्कि बीजेपी नेता भी नई सरकार के खिलाफ धरने पर बैठ गए। इस हालत पर राज कपूर नरगिस दत्त की उसी फिल्म आवारा का एक और गाना याद आ गया। एक बेवफा से प्यार किया, उसे नजर 2-4 किया, हाय रे हमने ये क्या किया, हाय क्या किया। इधर ये गाना चल रहा था और उधर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बोल दिया कि वे यानी कि बीजेपी झारखंड में सरकार गिराने वाले थे। अब खुद की सरकार डूब गई। जो दूसरों के लिए गड्ढे खोदता है, कई बार वो खुद भी गिर जाता है। एनडीए के प्रमुख साथी एक एक करके छोड़ते जा रहे हैं। पहले अकाली दल, फिर शिवसेना और अब जेडीयू ने साथ छोड़ दिया।
वैसे अचानक बदली सरकार ने बहुत लोगों को चौंका दिया है। पत्रकार रवीश कुमार लिखते हैं कि जिस दौर में मोदी शाह की ईडी के डर से विपक्ष के विधायक खुद ही कार चला के बीजेपी में चले जाते थे, उस दौर में नीतीश ने बीजेपी को सरकार से ऐसे निकाल दिया। ईडी के अधिकारियों को तो निलंबित कर देना चाहिए, मुर्दा हो चुके लोकपाल का भूत खड़ा करना चाहिए। अच्छा, भूत से याद आया, आजकल काला जादू बड़ा ट्रेंड कर रहा है। खुद प्रधानमंत्री मोदी इसको प्रमोट कर रहे हैं। काले कपड़े पहनकर ईडी कार्रवाई का विरोध करते कांग्रेसियों पर तंज करते हुए मोदी जी ने बोल दिया कि हताशा में कांग्रेस काला जादू कर रही है। इधर कांग्रेसियों ने उनकी ही कई फोटोज पोस्ट कर दी जिसमें मोदी जी और स्मृति जी ने काले कपड़े पहन रखे थे। इस बीच आरएसएस की काली टोपी का जिक्र भी आ गया। अच्छा, काले से याद आया, काले कोट वाले जज जब रिटायर होते हैं तब वो उस बात का संज्ञान लेते हैं जिस पर वो कुर्सी पर रहते हुए कभी बोलते ही नहीं। लेकिन कुछ जस्टिस हैं जो मुखर होकर बोलते रहते हैं, जैसे कर्णन और चंद्रचूड़ भी। हाल ही में जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि फेक न्यूज़ के दौर में समाज की कमियां सामने लाने वाले पत्रकारों की बहुत ज़रूरत है। बिल्कुल सही बात है। और इसमें एक बात और जोड़ देना चाहिए कि व्यक्तिगत राजनीतिक महत्वाकांक्षा और धन लोभ से प्रभावित निर्णयों के दौर में निष्पक्ष जातिवादी कॉलेजियम मुक्त जजेस की भी सख्त ज़रूरत है, क्योंकि कॉलेजियम से आ रहे जज जहां समय पर फैसला नहीं लिख पाते, वहीं ऊट पटांग अवैज्ञानिक बयान भी दे देते हैं। जैसे कोई जज कहता है कि मोर के आंसू से बच्चा पैदा होता है, तो कोई ये कह देता है कि भारतीय महिलाएं धन्य हैं। मनुस्मृति जैसे ग्रंथ महिलाओं को बहुत सम्मानजनक स्थान देते हैं। दिल्ली हाई कोर्ट की जस्टिस प्रतिभा एम सिंह के इस बयान पर पत्रकार दिलीप मंडल लिखते हैं, मनुस्मृति के दौर में प्रतिभा सिंह देवदासी हो सकती थी, पति की मृत्यु पर सती हो सकती थी, पैदा होते ही वे मारी भी जा सकती थी, विधवा होने पर फिर शादी नहीं कर पाती, पैतृक संपत्ति में हिस्सा भी नहीं मिलता, वे कई पत्नियों में से एक पत्नी भी हो सकती थी और शिक्षा हासिल नहीं कर पाती, अकेली कहीं निकल भी नहीं पाती। अच्छा, जजों की बात चली है तो आपको बता दें कि महाराष्ट्र में दल बदल और पार्टी चुनाव चिन्ह पर अब भी कोई फैसला नहीं दे पाए हैं। पिछले दिनों उन्होंने मुख्यमंत्री शिंदे को कहा था कि हमने कुछ दिनों के लिए फैसला क्या टाल दिया, आपने तो सरकार बना ली, और ये कहते हुए उन्होंने एक बार फिर फैसला टाल दिया। और इधर भारी टेक्निकल दबाव के बाद शिंदे जी ने मंत्रिमंडल का विस्तार कर लिया। अच्छा, ऊट पटांग बयान से याद आया कि जो बिहार सरकार अचानक बदली है उसके पीछे भी बीजेपी ही है। मतलब ये कि बीजेपी की अचानक बदली सरकार के पीछे खुद बीजेपी है। दरअसल पिछले दिनों बीजेपी अध्यक्ष नड्डा ने बिहार जाकर ये कह दिया था कि अब देश में सिर्फ एक ही पार्टी बचेगी और वो है बीजेपी। इस बयान को जैसे ही नीतीश कुमार ने सुना, उनको अपनी पार्टी की चिंता सताने लगी, क्योंकि महाराष्ट्र का उदाहरण उनके सामने था और जल्दीबाजी में अचानक सरकार उन्होंने बदल दी। उधर बिहार की सरकार अचानक बदलने से राज्यसभा में बीजेपी का गणित भी बिगड़ गया। जेडीयू के नेता बिहार एनडीए से अपना नाता अब तोड़ चुके हैं। अब इसका सीधा असर एनडीए पर पड़ रहा है। संसद के उच्च सदन यानी कि राज्यसभा में अब बीजेपी को दूसरे दलों पर निर्भर रहना पड़ेगा। अब बीजेपी को उड़ीसा की बीजेडी और आंध्र की वाईएसआर के भरोसे अपनी नैया पार लगानी पड़ेगी। लो, आवारा फिल्म का एक और गाना याद आ गया, नैया तेरी मझधार होशियार होशियार, गहली चंचल धार होशियार होशियार। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ढेर सारे गाने शामिल कर लिए। वैसे अब तक के एपिसोड में ये सबसे ज़्यादा गानों वाला एपिसोड साबित हो सकता है। अच्छा, आपको पता है कि सबसे ज़्यादा गानों वाली हिंदी फिल्म कौन सी है? 1932 में रिलीज हुई फिल्म इंद्रसभा में कुल 72 गाने थे। 72। फिलहाल इसका रिकॉर्ड टूटा नहीं है, शायद आगे टूट जाए। अच्छा, रिकॉर्ड की बात चली है तो आपको बता दें कि भारत कॉमनवेल्थ गेम के इतिहास में 200 गोल्ड मेडल जीतने वाला चौथा देश बन गया है। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और कनाडा ने ये उपलब्धि हासिल की। पंजाब और हरियाणा के खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया है। देश को 73% पदक सिर्फ इन्हीं दो राज्यों के खिलाड़ियों ने दिलाए, जबकि देश की आबादी में इन दोनों राज्यों का योगदान 4.38% ही है। वैसे खिलाड़ियों को सुविधाएं देने के मामले में सरकारों की कंजूसी की खबरें अक्सर आती रहती हैं। कुछ खिलाड़ी इस अन्याय के खिलाफ आवाज़ भी उठा लेते हैं तो कुछ चुपचाप सह लेते हैं।
हाल ही में एक सिपाही का वीडियो वायरल हो गया जिसमें वो रो रो के ये बता रहा है कि सरकार हमसे 12-12 घंटे काम कराती है और बदले में ऐसा अनहेल्दी खाना देती है। फिरोजाबाद मुख्यालय में तैनात यूपी पुलिस के सिपाही मनोज कुमार ने रो रो कर अपनी व्यथा सुनाई। यदि कप्तान साहब पहले ही सुन लिए होते तो यहाँ तक मुझे आने की आवश्यकता नहीं थी। कप्तान साहब ऐसे निकल के आए, मैंने चयन किया, मेरी साहब ये भोजन में से 5 रोटी आप खा लीजिए, 4 खा लीजिए, कम से कम तुम्हें ये तो पता चले कि आपके सिपाही 12 घंटा ड्यूटी करने के बाद में ये रोटियां खा रहे हैं। और जैसे ही उसने शिकायत की, उसके अधिकारियों ने उसी के खिलाफ मोर्चा खोल लिया। इधर एक खबर छपी है कि केरल में इन दिनों एक कानून पर विवाद खड़ा हो गया है। दरअसल केरल में एक पुराना नियम है कि कोई भी पुलिस वालों को किराए पर ड्यूटी पे रख सकता है। पुलिस वालों को किराए पे, बस आपको इसके लिए फीस देनी होगी। महज 700 रुपये में आप दिन भर के लिए कांस्टेबल को किराए पे रख सकते हैं और एक दरोगा को भी आप 2560 रुपये में किराए पे रख सकते हैं। इतना ही नहीं, आप चाहें तो पूरा का पूरा थाना भी किराए पे ले सकते हैं। इसके लिए आपको सिर्फ 33,100 रुपये खर्च करने होंगे। वैसे हर कोई पैसे कमाने के चक्कर में है। इधर मोदी जी ने हर घर तिरंगा झंडा फहराने का आह्वान किया तो इसमें भी कुछ लोगों ने कमाई का अवसर ढूंढ लिया। कुछ बीजेपी दफ्तर में बाकायदे दुकानें सज गई। तो आप बीजेपी के कार्यकर्ता हैं या मतलब आपका? बीजेपी के कार्यकर्ता हैं। आप लोग कितने में तिरंगा बेचते हैं, क्या है? 25 रुपये। तो कुछ जबरदस्ती करने लगे। हरियाणा के एक सरकारी उचित मूल्य की दुकान के ठेकेदार ने यह नियम लगा दिया कि राशन तभी मिलेगा जब झंडा खरीदोगे। जिसने एतराज था उनसे हमने कहा अभी 20 रुपए का झंडा है, सरकार का ऊपर से ऑर्डर है, तुम्हारे को तो पैसे जमा करवाने पड़ गए। हम तो उन्होंने कहा अभी मगर जो 20 रुपए का झंडा नहीं लेगा तो उसको कैसे करे, अभी उनको राशन नहीं दो। तो ये बोले झंडा ले लो, झंडा मैं नहीं लेना चाहता, जब मैंने राशन लेना है मेरे पास पैसे ही नहीं है। वीडियो वायरल हो गया, फिर दुकानदार पर कार्रवाई हो गई। भक्ति या भावनाओं में कोई जबरदस्ती नहीं चलती और जरूरत से ज्यादा भावनाएं भी हंसी का पात्र बना देती हैं। गाजियाबाद में हुए एक कवि सम्मेलन में एक वीर रस के कवि विनीत चौहान ने अपनी रचना पढ़ी। ओ रण बांकुरो, भारत माँ के सारे शूल हटा देना, अमर तिरंगा शंघाई की सीमा पर लहरा देना। अब अतिशयोक्तिपूर्ण इस कविता पर तंज कसते हुए पत्रकार रवीश कुमार ने लिखा, जब भी शंघाई की सीमा पर भारत अपना तिरंगा फहराए तो इन कवियों को साथ में लेते जाए। आज़ादी के इस पर्व पर हमें अपनी सीमाओं की रक्षा के साथ साथ देश के भीतर की आज़ादी की वास्तविक स्थिति का भी आकलन करते रहना चाहिए। एक तरफ हम आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ राजस्थान में बेटियों को बेचे जाने की मजबूरी वाली खबरें विचलित कर देती हैं। वहीं कुछ खबरें बड़ा सुकून भी देती हैं। पाकिस्तान के डॉन अखबार के मुताबिक पाकिस्तानी नौसेना ने अपने एक बयान में कहा, नौसेना इमरजेंसी कॉल का तुरंत जवाब दिया और पाकिस्तानी समुद्री सूचना केंद्र ने पास के एक व्यापारी जहाज माउंट क्विबेके से डूबते जहाज के फंसे हुए चालक दल को आवश्यक सहायता प्रदान करने का अनुरोध किया। रिपोर्ट में कहा गया कि भारतीय जहाज जमुना सागर 9 अगस्त को बलूचिस्तान प्रांत के ग्वादर शहर के पास अपने 10 चालक दल के सदस्यों के साथ डूब गया था। बहरहाल आप सभी अपने सामर्थ्य के अनुसार आज़ादी का पर्व मनाएं। आप सभी को आज़ादी पर्व की बहुत बहुत बधाई और मंगल कामनाएं। फिर मिलते हैं।